दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGJ के यादव में। तो इस वीडियो में हम शिक्षा मनोविज्ञान एवं अधिगम का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आगामी सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। खास करके छात्रावास अधीक्षक का जो एग्ज़ाम होगा CG टेट, CTET और शिक्षक भर्ती जो होने वाला है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? ठीक है, तो क्या बोल रहा है प्रश्न, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो यह किस का उद्देश्य है, किस क्षेत्र का उद्देश्य है? शिक्षा समाजशास्त्र का उद्देश्य है क्या, सामाजिक दर्शन का उद्देश्य है क्या, मीडिया मनोविज्ञान का उद्देश्य है क्या, या शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है क्या? किसका उद्देश्य से संबंध है ये बताना है। विद्यार्थी की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए शिक्षक को, यह क्षेत्र बताना है आपको। शिक्षा समाजशास्त्र का क्षेत्र, सामाजिक दर्शन क्षेत्र, मीडिया मनोविज्ञान क्षेत्र, शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। याद रखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है कि शिक्षक को अपने विद्यार्थी की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, एजुकेशन साइकोलॉजी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं। यह कथन किसका है? तो शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमताओं का परिपूर्ण विकास करते हैं, यह किसका कथन है ये पूछा गया है। देख लीजिए क्या क्या दिया है। स्वामी विवेकानंद, स्किनर, पेस्टलाजी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ जाएगा, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का यह कथन है कि शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमताओं का परिपूर्णता में विकास करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि, तो विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का दृढ़ विश्वास क्या है? तो एक शिक्षक को हमेशा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करनी चाहिए। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तो क्या है बताइएगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तो विवेचनात्मक शिक्षा छात्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। याद रखिएगा इस प्रश्न को। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो कौन सा सत्य है ये बताना है इसमें से। ठीक है, शिक्षा द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। विकास और सीखना दोनों सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। कौन सा सत्य है ये बताना है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो ये सत्य है, बाकी ये तीनों जो है गलत है। अगला प्रश्न देख लेंगे। मानव विकास खाली स्थान है। मानव विकास क्या है? मात्रात्मक है, गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अमापनीय है, और ए और बी दोनों। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो मानव विकास जो है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार का है। ठीक है, याद रखिएगा, ए और बी हो जाएगा, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दिया है देख लीजिए। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? तो जो प्रचलित योजना होता है उसमें नई जानकारी जोड़ा जाता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? समायोजन, साम्यधारण, आत्मसत्कारण, संगठन। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, आत्मसात्करण। ठीक है, प्रचलित जो योजना होता है उसमें नई जानकारी को जोड़ते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो आत्मसात्करण कहा जाता है। याद रखिएगा, इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है। ठीक है, जो आपको कंफ्यूज करने का कोशिश करेगा। जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? तो आदमी ज़्यादातर समायोजन कर देगा, तो आपको ये नहीं करना है, आत्मसात्करण कहा जाता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को खाली स्थान की आवश्यकता होती है। तो बच्चों को अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को किसकी आवश्यकता होती है? अन्य बच्चों के साथ तुलना करने, बच्चे को प्रेरित करने, बच्चे को डांटने, बच्चे को नियंत्रण में रखने। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ के सही लगा के आ जाओगे आप, 1 नंबर आपको मिल जाएगा भाई। थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पर।
प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को क्या चीज़ करना आवश्यक है? अन्य बच्चों के साथ तुलना करना, बच्चों को प्रेरित करें, बच्चे को डांटना, बच्चे को नियंत्रण में रखना। क्या चीज़ हो जाएगा? सही आंसर बताइएगा। प्रेरित करना आ जाएगा दोस्तों, प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करना, ठीक है, याद रखिएगा, प्रोत्साहित प्रेरित करना। अध्ययन के लिए, प्रयास करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए बच्चे को प्रेरित करना पड़ता है, ठीक है, बताना पड़ता है कि ऐसा करने से ऐसा होगा। उत्साहवर्धन जरूरी है। चलिए अगला प्रश्न है, एक प्रभावी कक्षा में क्या होता है वो चीज़ बताना है। तो बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं क्योंकि शिक्षक उनकी प्रत्यास्मरण योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेता रहता है। बच्चे शिक्षक से डरते हैं क्योंकि वह मौखिक और शारीरिक दंड का प्रयोग करता है। बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते और जैसा उन्हें अच्छा लगता है वैसा करते हैं। बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। तो एक प्रभावी कक्षा में क्या होता है वो चीज़ पूछा गया है, देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। याद, बच्चे अपने अधिगम को सुगम, जो सीखने वाले हैं उसको सरल बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। तो शिक्षक से उससे सहायता लेते हैं, ठीक है, मार्गदर्शन पूछते हैं, सहयोग लेते हैं और वो सहायता भी करते हैं शिक्षक, ठीक है। तो एक प्रभावी कक्षा में ये चीज़ होता है, याद रखिएगा। अपने बच्चे जो है अपने सुगम को सुगम बनाते हैं, अधिगम को मार्गदर्शन और सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं और आगे बढ़ने और अच्छे से सीखने के लिए शिक्षक की सहायता लेते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, देख लीजिए। ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना। ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना शिक्षा के कार्य को कठिन और शिक्षार्थियों के कार्य को आसान बनाएगा। शिक्षार्थी के लिए अवधारणात्मक सक्षम को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। शिक्षार्थी के लिए प्रत्यय स्मरण को आसान बनाएगा। और डी में दिया है, अपने तरीके से जानकारी को व्यवस्थित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक सक्षम को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा, याद रखिएगा, कठिन हो जाएगा ये, ठीक है। एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना जिसके उसे ज्ञान ही नहीं है, ठीक है। तो ये ज्ञान के लिए उसको बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना, जो भाग ही नहीं है उस चीज़ को उसको क्या करना है, प्रस्तुत करना, वहाँ उसके लिए क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। जो चीज़ सीखने लायक है उसको उसी को प्रस्तुत करोगे तो उसको वो सीखेगा, अन्यथा वो कुछ बड़ा चीज़ सिखाना चाहोगे तो नहीं सीखेगा, ठीक है, तो कठिन हो जाएगा उनके लिए। और वो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या बोल रहा है। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हैं, कथन था। तो ये किसका कथन है ये बताना है। क्या है कथन? मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी क्या चीज़ परित्याग किया है, तो आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का, ठीक है। और अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हैं। ये कथन किसका है? टीचनर का दिया है, हुंड का, वुडवर्थ का, मैकडूगल का। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, वुडवर्थ का हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। वह विज्ञान जो संख्यात्मक पदार्थ को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है कहलाता है, ठीक है। तो क्या कहलाता है वो बताना है। सांख्यिकी, गणित, ज्यामिति, संभाव्यता। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सांख्यिकी हो जाएगा, ठीक है। तो वह विज्ञान जो संख्यात्मक पदार्थ को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना और व्याख्या करने की विधि से संबंधित क्या कहलाता है? सांख्यिकी कहलाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो कौन सी शिक्षा जो है सर्वाधिक व्यक्तिनिधि है ये बताना है। शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिधि विधि कौन सा है बताना है, व्यक्तिनिष्ठ विधि। तो अंतर्दर्शन दिया है, बहिर्दर्शन दिया है, अवलोकन, प्रयोगीकरण। जिसको भी पता है कमेंट करके बताइए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वह शिक्षा मनोविज्ञान बताना है, जो विधि बताना है, वह विधि बताना है जो शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है ना। तो अंतर्दर्शन, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, अंतर्दर्शन, याद रखिएगा। इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है। अगला क्या दिया है देख लीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन मुख्य कारकों के ओतप्रोत घूमती है?
शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव, शिक्षक एवं अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थितियाँ, सभी विकल्प सही हैं। क्या होगा सही आंसर? 26 नंबर का। तो डी हो जाएगा, सभी सही है। ठीक है, याद रखिएगा सभी सही है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किस मुख्य कारकों के ओतप्रोत घूमती है? तो शिक्षा एवं अधिगम ये भी हो जाएगा, शिक्षा एवं अधिगम प्रक्रिया ये भी हो जाएगा, अधिगम की परिस्थितियाँ ये सभी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान का विषय जो है। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया है? शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है, किस पर अधिक बल देता है? शिक्षा केंद्रित शिक्षा पर, छात्र केंद्रित शिक्षा पर, पाठ्य चर्चा केंद्रित शिक्षा पर, विद्यालय केंद्रित शिक्षा पर। तो शिक्षा मनोविज्ञान किस पर अधिक बल देता है भाई? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, छात्र केंद्रित शिक्षा पर। याद रखिएगा, छात्र केंद्रित शिक्षा पर। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।